गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। सो ये जो वीडियो है ये प्रीवियस व्लॉग जहाँ पर मैंने एंड किया था वहीं से ही शुरू कर नहाने के लिए गई थी और अभी बस जस्ट नहा के निकली हूँ। और घर के मेरे बेसिक जितने भी काम थे बाहर के वो सारे हो चुके हैं। किचन का भी मैंने मतलब व्लॉग जो था वो प्रीवियस व्लॉग वो मैंने सुबह जल्दी स्टार्ट किया था, बच्चों को स्कूल भेजा, उसके बाद बाहर का डस्टिंग क्लीनिंग का सारा काम किया था, वो सारा प्रीवियस व्लॉग में मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है। और इस वीडियो में मैं अब आगे जो लंच की तैयारी रहेगी और बाकी जो कुछ भी काम रहेंगे वो सारे आज के वीडियो में मैं शेयर करूँगी। और जो गर्मी है वो बिल्कुल अपने पिक पर पहुंच गई है, मतलब इतनी ओवर हमारे यहाँ मुंबई में तो गर्मी हो रही है ना कि सहन ही नहीं हो रहा है। सो नहाने के बाद में अपने फेस के ऊपर एक तो मैं सीरम लगाती हूँ और उसके बाद में सनस्क्रीन जो है वो मैं ज़रूर लगाती हूँ दिन में 2 बार बिना भूले। सो खाने में क्या बनने वाला है, कुछ तैयारी मैंने यहाँ पर कर ली है। तो ये है पम्पकिन के ये स्लाइसेस मैंने किए, देखो पतले पतले और लंबे लंबे। और साथ में मैंने किए हैं ये कच्चे केले के, इसके भी सेम वैसे ही इतनी थिकनेस के मैंने पतले पतले स्लाइसेस कर दिए हैं। और यहाँ पर मैंने किया है ये बेसन का घोल, क्योंकि अभी बनेंगे पकोड़े। तो वैसे तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, इस टाइम पर पकोड़े खाने का ऐसा कोई मन नहीं होता है, बट हाँ मैं पूरे पकोड़े, मेरा जो लंच है वो पूरा पकोड़े ही नहीं होने वाला है। पकोड़े के साथ में मैंने ये बनाया है देखो रायता। तो रायते को देखो यहाँ पर मैंने तड़का जो है वो भी लगा दिया है। तो ये बिल्कुल प्लेन सा रायता है, कुछ भी नहीं है, खाली इसके अंदर मैंने थोड़ी सी लाल मिर्ची डाली है, हल्दी डाली है और हींग और जीरे का मैंने यहाँ पर लगाया है तड़का। खाली इसके अंदर मुझे हरा धनिया और डालना बाकी है। और सब्ज़ी ये देखो कल मैंने बनाई थी गुंदे और कच्ची केरी, इसकी मैंने बनाई थी सब्ज़ी, सरसों के तेल में जैसे अचार होता है ना बिल्कुल उसी तरीके की। तो ये 2-3 दिन ख़राब नहीं होती है देखो, और बहुत टेस्टी लगता है ये गुंदे की सब्ज़ी। गुंदे का अचार भी डलता है बट मैंने यहाँ पर सब्ज़ी की जैसे बनाया जो 2-3 दिन चल जाएगा। तो ये है हमारा आज का लंच। और यहाँ पर मैंने ये देखो आटा जो है ना वो भी लगा रखा है, तो आटा भी यहाँ पे लग चुका है। ठीक, वैसे तो जैन साहब है ना शॉप पे जा रहे थे, बट मैंने उन्हें रोका कि आप खाना खा के ही जाओ, क्योंकि एक बार वो शॉप पे जाते हैं ना तो फिर आने का उनका कोई फिक्स नहीं होता और फिर मैं उनका वेट ही करती रहती हूँ। कई बार ऐसा होता है ना कि 1 बजे मेरी हाउस हेल्पर भी आती है, 1:10 तक बच्चे भी आते हैं और उसी टाइम पर ये भी आ जाते हैं। तो मतलब सब चीज़ें इतनी ज़्यादा मिक्स हो जाती है, इतना हैक्टिक, इधर आंटी झाड़ू पोछा कर रही है, इधर बच्चे मतलब मम्मी भूख लग रही है ये वो, और इधर ये भी आते हैं तो फिर खाना बनाना। तो इसलिए मैंने उनको बोला कि आप 10-15 मिनट रुक जाओ, आपको खाना मैं रेडी करके फटाफट सर्व कर देती हूँ। और आप लोग बताना कि आप में से कौन कौन पम्पकिन के और कच्चे केले के पकोड़े बनाते हैं, और अगर नहीं बनाते हो ना तो आप एक बार ट्राई ज़रूर करना। इसी तरीके से जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ में रेसिपी शेयर करी, इसी तरीके से आप बनाना, बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं ये वाले पकोड़े। और सही कहूँ तो मैंने इतने मन से बनाए थे, मतलब मेरा ही आज मन था, इतनी क्रेविंग हो रही थी ना 2-3 दिन से, तो मैंने सोचा कि चलो ज़्यादा नहीं, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, खाने का मन नहीं होता ऑयली, बट 5-7 पकौड़े तो खाएंगे। बट बनाने के बाद में लिटरली इतनी गर्मी हो रही थी ना किचन में कि बनाते बनाते मैंने जो 2-3 टेस्ट करने के लिए खाए थे वो खाए, उसके बाद में मैं खा ही नहीं पाई। मैंने थोड़े बहुत पकौड़े जो है ना वो रख दिए बना के, और जब ठंडे हो जाएंगे ना तो उसके बाद में खाऊंगी। तो यहाँ पर मेरा भी खाना हो गया था, जिनका भी खाना खा के शॉप पे चले गए थे। और उसके बाद सही कहूँ ना तो गर्मी इतनी लग रही थी ना, ऐसा हो रहा था कि मैं कुछ देर के लिए बैठ जाऊँ, बट ये कि अगर एक बार आप बैठ जाओगे ना तो फिर उठने का मन नहीं होता है। क्योंकि वही है ना कि काम मतलब एक रिदम में चलता रहता है ना, फ्लो में, तो वो काम होता रहता है। एक बार आप बैठ जाओगे ना, स्पेशली किचन का काम तो हाथों हाथ कर लो तो ही ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी बर्तन
बर्तन थे वो सारे मैंने साफ़ किए। अच्छा, ये जो मेरे पास में स्टेनलेस स्टील का जो ये बास्केट है ना बर्तन रखने का, इसके बारे में मुझे 2-3 बार कमेंट आए हैं कि इसका लिंक दे दो। तो ये बास्केट जो है वो मैंने ऑनलाइन नहीं परचेज़ किया है, ये मैंने उदयपुर से लिया था कई साल पहले, मतलब हो गए इसको 10 साल से भी ज़्यादा हो गया है। तो वहाँ से मैंने लिया था, इसलिए मैं लिंक नहीं दे पाती हूँ। बट हाँ, आजकल ऑफ़लाइन भी ये मिल रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर आप लोग ऑनलाइन लो ना तो एक चीज़ ज़रूर देखना, ये कई साल पुराना है, उस टाइम पे ट्रेंड भी नहीं था। आजकल है ना बास्केट के साथ में ही एक ट्रे भी आती है, तो जो एक्स्ट्रा पानी होता है बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद में अंदर हम जब रखते हैं ना, तो ये जो काउंटर टॉप है ना वो गीला नहीं होता उस ट्रे की वजह से। ये कॉन्सेप्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो अभी तो खैर मेरे पास में तो ऑलरेडी ये हैं और अच्छी क्वालिटी का है, सालों साल ये चलेगा। तो आप लोगों को यदि लेना है तो मैं लिंक आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँगी, इस वीडियो में ही मैं टैग कर दूँगी। तो अगर आप लोग लेना चाह रहे हो ना तो आप ट्रे वाला लेना, ठीक है। और हाँ, ये जो मैंने ये रखा हुआ डस्टबिन, इसके बारे में भी मुझे प्रीवियस व्लॉग में कमेंट आया था कि ये जो डस्टबिन है ये आपके कितना लीटर कैपेसिटी का है। तो इसमें मतलब ये आप समझ लो ना कि 1-1.5 लीटर कैपेसिटी का है। मतलब जो रूटीन का जो किचन का जो कचरा होता है वो सारा इसमें आ जाता है। बहुत ज़्यादा बड़े डस्टबिन की ज़रूरत भी नहीं होती है। और अगर कभी एक्स्ट्रा कचरा वगैरह निकलता है, जैसे कि इसके छिलके वगैरह है, तो वो मैं फिर बाहर वाला जो बड़ा डस्टबिन है ना उसी के अंदर डाल देती हूँ। और ये भी मैंने डीमार्ट से लिया था, इसलिए मैं लिंक नहीं दे पाऊँगी। बट हाँ, ऑनलाइन काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं। मुझे अगर कोई अच्छा दिखेगा तो मैं आप लोगों के साथ में इसी वीडियो के अंदर टैग कर दूँगी। तो बर्तन वगैरह साफ़ किए, सिंक वगैरह पूरी मैंने अच्छे से साफ़ कर दी थी। गैस स्टोव मैंने अच्छे से धोया था, क्योंकि पकौड़े बनाए थे तो तेल के छींटे वगैरह लग ही जाते हैं। तो मैंने अच्छे से पूरा गैस स्टोव, पीछे की टाइल्स, ये सब कुछ मैंने साफ़ किए। और अब नहाने के बाद में तो ऐसा लग रहा है ना कि जैसे नहा ही नहीं हो ना, वैसी फीलिंग आ रही है। मतलब अभी गर्मी में तो ऐसा होता है कि दिन में आप 2 बार 3 बार नहाओ तो ही ठीक लगता है। तो यहाँ पर बस पूरा मतलब आप समझ लो कि ये सारा साफ़ किया मैंने, गैस स्टोव, पीछे की टाइल्स वगैरह सब कुछ। और लास्ट में जो डीआईवाई क्लीनर मैंने बना रखा है स्पेशली, इसमें मैंने कपूर डाल के रखा है इस बार, तो वो मैं पूरे किचन की क्लीनिंग हो जाती है। उसके बाद में ये जो मॉप पे इसको अच्छे से धोती हूँ और फिर पूरे ही किचन में स्प्रे करके और फिर से मैं एक बार पोछा लगा देती हूँ फ्रीज़ पर, सब जगह पे। एक अच्छी खुशबू भी आती है। बाकी कॉकरोच, कीड़े मकोड़े गर्मी में ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो वो होते नहीं हैं। और यहाँ पर देखो किचन मेरा अच्छे से चमक गया है। तो रूटीन के जो काम रहते हैं उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा काम भी होते हैं, जैसे कि अभी लाल मिर्ची ख़त्म हो गई है, ख़त्म तो नहीं हुई, थोड़ी बहुत बाकी है, लेकिन ये मेरे पास में रखी हुई थी, ये मतलब काफ़ी टाइम हो गया है ना, तो ये अभी सॉफ्ट हो गई। अभी मैं आपको मोड़ के भी बता रही हूँ ना, तो वो पूरी मुड़ रही है, टूट नहीं रही है। तो अभी तो खैर यहाँ पर धूप आई नहीं है, दिन को 1-1:30 बजे के बाद में यहाँ पर अच्छी खासी तीखी धूप रहती है। तो फिर बाद में मैं क्या भूल भी जाती हूँ, 1-2 दिन से सोच रही थी बट दिमाग से निकल जाता है। तो इसीलिए मैंने क्या करा कि इस परात के अंदर ही मिर्ची निकाल के यहाँ रख दी है, क्योंकि दिन को जब आंटी काम करके जाती है ना, तो उसके बाद में मैं खिड़की वगैरह बंद करने के लिए आती हूँ ना, तो मुझे याद रहेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर है ना निकाल के रख दी है। और ये गेहूँ जो है, गेहूँ की 2 गोनी डीमार्ट से लेकर आए थे, मतलब कब लाए थे, परसों रात को लेकर आए थे। तो ये मैंने कल शाम को साफ़ करके और फिर से इस गोनी में भर के रख दिए थे, क्योंकि ये जो गेहूं का डब्बा है ना, इसको मुझे साफ़ करना था। तो गेहूं के डब्बे को अच्छे से मैंने साफ़ किया और उसके बाद में ये दोनों ही गोनी जो है वो मैंने रख दिए। थोड़े से गेहूं मैंने निकाल के रखे हैं, 10 किलो जितने गेहूं, क्योंकि वो मुझे पीसने के लिए देने हैं। और क्योंकि आटा जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, 2-3 दिन का बाकी है। तो 2-3 दिन का आटा बचता है, तभी मैं गेहूँ पीसने के लिए, मतलब घर पर पीसना है तो घर पर पीसती हूँ, बाहर भी देना है तो बाहर भी दे देती हूँ। अभी मेरे पास में टाइम थोड़ा सा कम है, क्योंकि थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा है। घर के काम तो खैर है जो है ही है, थोड़ा सा मेरा यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे जो काम रहता है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसलिए मैं बाहर ही पीसने के लिए दे दूँगी। और गेहूँ के बारे में भी मुझे पूछा, गेहूँ के बारे में भी, और स्पेशली जो चावल वगैरह ख़राब हो जाते हैं ना, तो उसके बारे में मुझे कमेंट आया था कि इसको आप कैसे रखते हो, आपके ख़राब नहीं होते हैं क्या? तो खैर मैंने कई बार बताया हुआ है, लेकिन जो वही है ना कि नए लोग होते हैं उन्हें पता नहीं होता है। तो गेहूँ को मैं, देखो ये वाले जो डब्बे हैं ये 50 किलो के डब्बे हैं, और ये जो हार्डवेयर की शॉप है वहीं से लेकर आए थे मेरे हस्बैंड जी, मुझे नहीं पता, हाँ बट वहीं से लेकर आए थे वो। और इसके अंदर मैं गेहूँ को, जैसे अभी तो गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में ख़राब नहीं होती है चीज़ें, लेकिन स्पेशली जब बारिश का मौसम होता है ना, और मुंबई में तो बहुत बारिश होती है, यहाँ का मौसम भी काफ़ी ख़राब रहता है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो उस टाइम पे थोड़ी सी केयर करनी होती है। तो उस टाइम पे तो मैं इनके अंदर जो अनाज में रखने वाले जो इंजेक्शंस आते हैं ना वो रख देती हूँ। बाकी अभी तो गर्मी का मौसम है,
और डी मार्ट से जो मैं गेहूँ वगैरह लेके आती हूँ ना, तो उनमें ऑलरेडी मतलब कुछ ना कुछ डला हुआ रहता है। तो मैं क्या करती हूँ कि जैसे ही गोनी खोलती हूँ, उसको गेहूँ को छानती हूँ और छानने के तुरंत बाद में ही मैं पैक करके रख देती हूँ, ताकि उसके अंदर जो पाउडर या पता नहीं उन्होंने जो भी चीज़ें मिक्स करी रहती है ना, तो उससे गेहूँ ख़राब नहीं होते हैं। तो गर्मियों में ऐसे मुझे कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर करने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी 60 किलो गेहूँ हैं, अभी मैंने 10-12 किलो तो पीसने के लिए अलग निकाल दिए हैं, तो ये मतलब ख़राब नहीं होंगे। बाकी आप चाहो तो इसके अंदर तेज पान के पत्ते होते हैं, वो रख सकते हो। और बाकी जो माचिस की जो डिब्बी होती है ना खली, वो आप इसमें रख सकते हो। अनाज में रखने की कुछ टैबलेट्स वगैरह भी आती है, पंसारी की शॉप में मिल जाती है, वो भी आप इसके अंदर रख सकते हो। और बाकी मैं चावल में, दाल में इसमें बोरिक पाउडर मिला के रखती हूँ। और जिस जगह पे मुझे ये चीज़ें रखनी है ना, उस जगह को साफ़ रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बाहर आपके ये साफ़ सुथरा रहेगा तो कीड़े मकोड़े, कॉकरोचेस या फिर छोटे मोटे जो भी अनाज में पड़ने वाले कीड़े होते हैं ना, वो मतलब होंगे भी नहीं। तो जिस डब्बे में भर रहे हो उसके अंदर भी आपको ध्यान रखना है कि गीले हाथ ना लगे, और बाकी बाहर वाली जगह जो है वो भी साफ़ सुथरी रखनी चाहिए। सो यहाँ पर मेरा काम जो था वो मतलब 11:30 का कुछ टाइम हो रहा था, सब कुछ काम हो चुका है, बेसिक काम भी हो गए हैं, एक्स्ट्रा काम भी हो गए। अब मैं आराम से बैठूँगी, और आज मैं बच्चों वाले रूम में ही बैठी हूँ। मतलब अच्छा लग रहा था, पता नहीं ये वाला रूम, तो मैं यहीं पर बैठी हूँ। और यहीं पर बैठकर अभी कुछ देर मैं स्क्रॉलिंग करूँगी, ज़्यादा देर नहीं करूँगी क्योंकि इतना टाइम मेरे पास में होता नहीं है। और थोड़ी बहुत मुझे वीडियो की एडिटिंग करनी है, वो करूँगी। तब तक आप लोग आगे मैंने कुछ शॉपिंग करी है, वो आप लोगों के साथ में शेयर करी, वो देख लेना। एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी बेडशीट आप लोगों के साथ में मैं भी शेयर कर रही हूँ। तो ये वाली बेडशीट का जो रिव्यू है वो आपने शॉर्ट वीडियो में देख लिया होगा, बट मैंने सोचा कि चलिए इस वीडियो में भी आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ, क्योंकि ये बेडशीट मुझे इतनी ज़्यादा प्यारी लगी है। मतलब आप भी देख लो, मतलब ये जो कपल्स बैठे हुए ना, ऐसा लग रहा है कि मतलब लिटरली रियली में यहाँ पर बैठे हुए ना, वैसा लग रहा है। पूरी 3D ये बेडशीट है। फैब्रिक जो है इसका ये कॉटन मिक्स है, प्योर कॉटन तो नहीं बोल सकते, लेकिन अच्छा वाला कपड़ा है काफ़ी। मतलब अब तक जो मैंने बेडशीट जितनी भी मंगाई है, रिव्यू करे हैं ना, उन सब में सबसे बेस्ट ये वाली बेडशीट लगी। और सबसे अच्छी बात पता है क्या लगी है, इसके जो ये पिलो कवर्स है ना, ये बिल्कुल फुल साइज़ के हैं। बाकी जो ये मेरा जो बेड है ना, वो पूरे किंग साइज़ का है। मतलब जो 6-6.5 वाला जो बेड होता है ना, वो है। तो बेडशीट तो बड़ी आ जाती है, लेकिन पिलो कवर जो होते हैं ना, वो छोटे आते हैं, जो मैं ऑनलाइन मंगाती हूँ। बट ये जो फ्लिपकार्ट से मैंने ये बेडशीट मंगाई है ना, इसके साथ जो पिलो कवर आए ना, ये बिल्कुल फुल साइज़ वाले पिलो, और कपड़ा इनका बहुत ही अच्छा है। और बाकी आप इसका लुक आप देख लो, कितना मतलब इतनी सुंदर ये बेडशीट लग रही है ना, मतलब इतनी प्यारी सी, जैसे कोई कैंडल लाइट डिनर विनर चल रहा हो, बिल्कुल वैसी फीलिंग आ रही है। बाकी आप लोग बताना कि ये बेडशीट जो है ना वो कैसी लगी। और भी पता है इसमें अच्छे अच्छे कलर्स हैं, पिंक कलर भी मैंने देखा था। और बट मुझे जैसे मेरे ये रूम की जो थीम है ना, ये थोड़ा सा ना बेज कलर है, बेज क्रीम इस तरीके का है। तो मुझे लगा कि शायद ये वाला जो कलर रहेगा ना, मस्टर्ड टाइप का है, मिक्स है, मस्टर्ड मिक्स है, तो ये अच्छा लगेगा। तो मुझे ये बेडशीट जो है ना बड़ी सुंदर लगी है। तो इसका जो लिंक रहेगा वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप लोग किसी को भी बाय करना हो, देखना हो ना, एक बार देखना ज़रूर। और भी प्यारे प्यारे से कलर्स है। एक लड़की की आंखें देखो ना, कितनी बड़ी बड़ी सी आंखें, लड़के की लड़की की, दोनों की मस्त लग रही है बेडशीट। देन सेकंड वाली बेडशीट है ये वाली, जो कि मेरा फेवरेट कलर है। मोस्ट ऑफ बेडशीट आपने देखी होगी कि मुझे ज़्यादा लाइट कलर ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये जो अभी इसके पहले वाली बेडशीट थी, वो मतलब उतनी डार्क बेडशीट मैंने फर्स्ट टाइम अपने बेडरूम में ट्राई करी है। बाकी इस तरीके की लाइट बेडशीट मुझे बहुत अच्छी लगती है। और समर्स के अकॉर्डिंग तो आप मतलब कितने प्यारे प्यारे से इसमें कलर, वाइब्रेंट से कलर है, तो अच्छा लगता है मुझे रूम। और मेरा रूम आपने देखा ही है कि पूरा ही जो रूम है ना, वो लाइट कलर का है। मतलब मुझे लाइट कलर ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये वाली बेडशीट आप देख लो, फिटेड बेडशीट है, किंग साइज़ की है, साथ में आपको फुल साइज़ के पिलो कवर्स भी मिल जाएंगे। और फैब्रिक की बात करो तो ये मिक्स्ड कॉटन है, प्योर कॉटन का तो नहीं बोल सकते, लेकिन कॉटन के साथ में थोड़ा सा मिक्स है, बट पॉलिस्टर नहीं है, मतलब आपको गर्मी लगे वैसा कपड़ा नहीं है, अच्छा है। और बाकी आप लोग बताना, इसका लिंक मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगी। इसके साथ में भी ना अच्छे अच्छे और भी कलर्स हैं, बट मुझे ये वाला बेस्ट लगा। मतलब आप देखो ना कितने प्यारे प्यारे से कलर्स हैं ना, येलो, ग्रीन, पिंक, रेड, सब कुछ मिक्सड है, तो अच्छा लग रहा है। रूम का जैसे ना पूरा लुक ही चेंज हो गया है। देखो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि रूम की जो जान होती है ना, वो होती है बेड। मतलब बेड के ऊपर अगर आपने अच्छे से बेडशीट लगा रखी है, अच्छे कलर की बेडशीट है, बेडशीट को बहुत अच्छे से लगा रखा है, रिंकल्स वगैरह नहीं है ना, तो आपको रूम वैसे भी एकदम सॉर्टेड लगता है। ये देखो रूम का पूरा लुक जो है ना वो चेंज हो गया है। तो मुझे ये वाली बेडशीट भी अच्छी लगी है, तो ये भी मैं रखने वाली हूँ। तो बाकी आप लोग बताना आप लोगों को ये वाली बेडशीट कैसी लगी।
तो यहाँ पर अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 3:30 बजे का, और 5 बजे दोनों बच्चों को जाना है ट्यूशन। और आज मेरी फ्रेंड के 2 बच्चे हैं वो भी घर पर आए हुए हैं, क्योंकि वो गए हुए हैं राजस्थान शादी में। और गर्मी अभी इतनी ज़्यादा है, और एक दिन 2 दिन के लिए बच्चों को इतनी गर्मी में शादियों में लेके जाना, मतलब लिटरली बहुत परेशान हो जाते हैं बच्चे भी। तो मैंने ही बोला था आप यहीं पे छोड़ देना, तो दोनों बच्चे इधर ही हैं। तो मतलब दोनों क्या, 2 उसके मेरी फ्रेंड के हैं, 2 मेरे, 4 बच्चे हैं, चारों ही जने अभी पीछे रूम में एसी चालू करके बैठे हुए हैं। और यहाँ पर अभी मैं मतलब एडिटिंग करते करते मुझे कुछ देर नींद भी आ गई थी, तो बस कुछ देर मैं सोई थी, ज़्यादा देर नहीं, 15-20 मिनट बस। अभी आई हूँ मैं किचन में, क्योंकि एक तो मुझे बच्चों को एक्चुअली लग रही थी भूख। दिन को खाना तो उन्होंने खाया था, लेकिन जब बच्चे ज़्यादा मिल जाते हैं ना, तो बस उनको कुछ ना कुछ खाना है, पीना है। तो मैंने दिन को ही थोड़ा सी जो सूजी थी ना, वो मैंने दही में भिगो के रख दी थी, क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ फ्राइड इडली। और फ्राइड इडली के लिए ये मैंने निकाला है सांचा। तो ये वाला सांचा जो था वो, अगर आप लोगों को याद होगा, कुछ दिन पहले ही मतलब लास्ट ईयर ही मैंने मंगाया था शॉप्सी से। और इसमें ना 3 ट्रे आई है। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि इसमें 3 ट्रे आई है, और 56 इडली एक साथ में बन जाती है। बाकी नॉर्मली जो हम बड़ा वाला वो आता है ना, ये मल्टीपर्पज़ जो कढ़ाई आती है, उसके साथ में जो सांचा आता है ना, उसमें एक ही प्लेट आती है, तो उसमें ना मतलब ज़्यादा इडली नहीं बन पाती है। तो इसलिए मैंने ये अलग से सांचा परचेज़ किया था। बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं था, मतलब शायद 200 रुपये की रेंज में कुछ था, और 3 ट्रेस में आ जाती है। तो 56 इडली बनी थी, जो शायद मतलब एक बार हम नाश्ता करने बैठते हैं ना, तो 3-4 लोगों को आराम से हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने जो सूजी थी वो दही में भिगो के रखी थी, और बाकी जैसे नॉर्मल सूजी का जो गोल बनता है बिल्कुल वैसा ही बनता है, बट ये थोड़ा सा टाइट रहता है। बाकी जो हम इडली बनाते हैं उसके लिए थोड़ा सा पतला गोल बनता है, लेकिन ये वाला थोड़ा सा टाइट रहता है, क्योंकि इसके जो ये सांचे बने हुए हैं ना, ये काफ़ी छोटे होते हैं। तो यहाँ पे देखो बिल्कुल मैंने टाइट ही रखा हुआ है। और अब इसके अंदर मैं डालूँगी थोड़ा सा खाने का सोडा। इनो चाहो तो इनो भी डाल सकते हो, तो मैंने खाने का सोडा ही डाल दिया था। और बस उसके बाद में पानी जो था वो मैंने कढ़ाई में ऑलरेडी गर्म रखा हुआ है ये स्टीम करने के लिए। और बस यहाँ पे जल्दी से हिला के, और जो सांचा है वो इतना ज़्यादा छोटा है ना, कि बड़ी वाली जो चम्मच है ना, इससे मैं डालूँगी ना, तो मुझे लग रहा था कि ज़्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने जो छोटी वाली चम्मच होती है ना, जिससे हम खाना खाते हैं, उससे मैंने इसके अंदर डाला। और बस ये वाला काम करने में मुझे मतलब इतना ज़्यादा आलस आया ना, क्योंकि बड़े जो सांचे होते हैं ना, उसमें ये होता है ना कि बड़े चम्मच से हम फटाफट डाल देते हैं, लेकिन ये छोटी वाली चम्मच से एक एक में डालना मतलब सही में बहुत बड़ा टास्क मुझे लगा। लेकिन हाँ, जो एंड रिज़ल्ट था वो इतना अच्छा आया, बच्चों को इतनी पसंद आई थी ना ये फ्राइड इडली। वैसे वो बड़ी वाली इडली होती है ना, उसकी भी मैं बनाती हूँ, बट उसमें क्या होता है ना कि इडली को छोटे छोटे पीसेस में कट करना होता है। लेकिन ये जो साइज़ शेप होती है ना, वो इतनी क्यूट सी होती है ना। और आज तो खैर मैंने बिल्कुल प्लेन ही बनाई थी, अगली बार मैं बनाऊँगी वेजिटेबल वाली। मतलब इसमें 2-3 वेरिएशंस दे के भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने तो सिंपल ही बनाई थी। और यहाँ पर बच्चों को जैसे ही पता चला कि मैं यहाँ पे फ्राइड इडली बना रही हूँ ना, तो बच्चे बस आगे पीछे बार बार किचन में आके पूछ रहे हैं कि कब बनेगा कब बनेगा। तो बच्चों ने बस यहाँ पर टीवी ऑन कर दी है, टीवी देखते जा रहे हैं। मैं यहाँ पर बस यहाँ पे चढ़ा दूँगी, और 10-12 मिनट के लिए इसको स्टीम करना है। उसके बाद में नॉर्मल जैसे हम फ्राई करते वैसे ही फ्राई कर दूँगी। और यहाँ मैं ये वाला काम कर रही हूँ। और परी ने मुझे ना एक्चुअली कल ही बोल दिया था कि मम्मी मैं पास्ता बनाऊँगी, क्योंकि एक दिन पहले उनको पता चल गया था कि बच्चे आने वाले हैं। तो उसने मतलब मुझे बोला था कि मम्मी मैं पास्ता बनाऊंगी, और मेरे वो दिमाग से निकल गया था, और मैंने सूजी भिगो के रख दी थी। खैर इतनी ही थी, ज़्यादा थी नहीं। हम चार तो बच्चे ही हैं, 2 हमें 6 जने हैं, 6 जनों के बीच में तो इतनी मतलब होगी नहीं। तो मैंने उसको बोला था एक काम करना, थोड़ा बहुत पास्ता भी बना देना। तो वो उधर पास्ते की तैयारी कर रही है, तो पास्ता भी बनेगा, साथ में फ्राइड इडली भी बनेगी। तो आज का जो हमारा डिनर समझ लो, क्योंकि 2 चीज़ें बन गई है अच्छी खासी, तो हमारा जो डिनर होगा ना वो यही होगा। तो यहाँ पर मतलब 10-12 मिनट हुए थे, उसके बाद में मैंने निकाल दिया था, और एकदम साइज़ में देखो बड़ी बड़ी सी हो गई है, इतनी अच्छी बनी थी, एकदम फुली फुली सी और स्पंजी। अब इसके बाद में इसको मैं तड़का लगाऊंगी, लेकिन इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूंगी। इसके आगे का जो वीडियो होगा ना, वो अगेन आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने मिलेगा, क्योंकि आज का वीडियो भी ये करीबन 19 मिनट का हो गया है। और आज के इस वीडियो में आपको कोई भी चीज़ पसंद आई हो, कोई भी टिप्स अच्छा लगा हो, कुछ भी पसंद आया हो, तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट्स करना। कमेंट के साथ में एक हाइप का बटन होता है, आप चाहो तो मुझे हाइप भी दे सकते हो। और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, तो मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। मैं डेली व्लॉग्स लाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन सही कहूँ तो टाइम ही नहीं मिल पाता है। मतलब इतना हेक्टिक शेड्यूल जो है ना वो हो गया है। खैर अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि ये मेरी खुशी है। मैंने चूज़ किया है कि मैं घर के काम के साथ में एक्स्ट्रा काम भी करूँ, तो ये मैंने अपनी खुशी के लिए किया है।